गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। एंड आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक और नया टॉपिक। एंड टॉपिक इज टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि एक्चुअली में क्या मीनिंग होता है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट का और किस तरीके से एक चाइल्ड की हेल्थ को अफेक्ट करता है। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। तो नाम से ही पता चल रहा है टेट्रालॉजी किससे रिलेटेड है, चार। टेट्रालॉजी का मीनिंग कितना होता है, फोर, यानी कि कोई चार डिफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट इज ए ग्रुप ऑफ फोर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। दे आर स्टेनोसिस ऑफ ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग एओर्टा एंड हाइपरट्रोफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल। यानी कि ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है और वो भी हार्ट डिफेक्ट होता है। इसके अंदर कितने डिसऑर्डर्स इंक्लूड किए गए हैं, चार टाइप के डिसऑर्डर इंक्लूड होते हैं। अगर किसी के अंदर हार्ट के अंदर चार टाइप के डिसऑर्डर प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट बोलते हैं। अब वो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन होगा स्टेनोसिस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसका नैरोइंग हो जाना। नेक्स्ट वन वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला एक दीवार होती है, वॉल होती है, सेप्टम होता है, उसके अंदर अगर ओपनिंग क्रिएट हो गई है तो उसे क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एंड थर्ड वन हो गया ओवर राइडिंग एओर्टा, यानी कि जो एओर्टा होता है वो अपनी पोजीशन से खिसक चुका है। ओवर राइडिंग, राइडिंग का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ओवर मतलब किसी के ऊपर, यानी कि वो अपनी पोजीशन से किसी खिसक के किसी दूसरी जगह पे जा रहा है एओर्टा। एंड लास्ट वन फोर्थ वन जो डिसऑर्डर होगा हाइपरट्रोफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल्स, यानी कि राइट वेंट्रिकल्स के अंदर जो मसल्स की साइज़ है वो बढ़ चुकी है, इस कारण जो वेंट्रिकल्स क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। तो अगर किसी भी बेबी के अंदर ये चार हार्ट डिफेक्ट प्रेजेंट है एक साथ, तो इस कंडीशन को क्या बोल देंगे, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट बोल देते हैं। ओके, तो जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं तो चार टाइप की जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं उसे बोल देते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। अब बात कर लेते हैं कि ये ओवर राइडिंग एओर्टा क्या होता है। The aorta is the shifted toward the right side of the heart over the ventricular septal defect. It allow the blood from both ventricles to the enter into the aorta। यानी कि जो aorta होता है वो नॉर्मली रूप से aortic wall से कनेक्टेड होता है, वो भी कौन सी साइड में, लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब वो वहाँ से ओवर राइडिंग हो रहा है, यानी कि वहाँ से खिसक के दूसरी साइड में किसके ऊपर जा रहा है, जो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट क्रिएट हो चुका है, ओपनिंग क्रिएट हो चुकी है, उस ओपनिंग की तरफ क्या हो जाता है, मूव कर जाता है। और क्या करेगा, उस ओपनिंग से, यानी कि जो राइट साइड से जो ब्लड आएगा वो भी उसके अंदर चला जाएगा, साथ में लेफ्ट साइड से तो वो कनेक्ट होता ही है, तो लेफ्ट साइड का ब्लड भी, तो दोनों डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर जाते हैं किसके अंदर, एओर्टा के अंदर, और बॉडी की सप्लाई होती है। इसलिए जो टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट होता है वो एक साइनोटिक डिजीज़ होती है, यानी कि इसमें साइनोसिस मेनली रूप से क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको डायग्राम दिखाते हैं किस टाइप से ये एओर्टा ओवर राइडिंग हो जाता है। मेनली रूप से थोड़ा ऊपर होता है, ये एओर्टिक वॉल से जो ओपनिंग होती है वहाँ कनेक्ट रहता है। अब ये क्या ओवर राइडिंग होता है, थोड़ा ऊपर की ओर खिसक चुके हैं, और वो भी कौन सी साइड में, राइट साइड में, जो लेफ्ट वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट है उस ओपनिंग की तरफ। जिससे क्या होगा, लेफ्ट साइड का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो भी इसके अंदर चला जाएगा, एंड लेफ्ट साइड का ब्लड भी इसके अंदर जाता है ही वो तो नॉर्मली रूप से, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिक्स हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। इसलिए साइनोसिस की जो मेन कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलती है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट में, वो क्या होगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा। ओके, एंड आप बताते हैं कि आपको पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं और किस तरीके से ये साइनोसिस को लीड करता है, किस तरीके से ये इस टाइप के चार टाइप के डिफेक्ट प्रेजेंट होने से फिजियोलॉजी को अल्टर्ड कर देते हैं, एक चाइल्ड की नॉर्मल फिजियोलॉजी को क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आपको वीडियो दिखाते हैं ताकि आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएँ। सबसे पहले क्या होगा, डायनेमिक राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, जो राइट वेंट्रिकुलर ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे हाइपरट्रोफी हो चुकी है, वो आगे की ओर जाएगा नहीं, पल्मोनरी नैरोइंग हो चुकी है, स्टेनोसिस, इसलिए पल्मोनरी वेसल्स में ब्लड नहीं जाएगा, सीधा कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। ओके, और इस तरीके से क्या हो जाता है, साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, एक बार और दिखाते हैं आपको, आप ध्यान से देखना वीडियो में कि क्या हो रहा है कि राइट से लेफ्ट साइड जा रहा है क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट है। इसलिए क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड से मिक्स हो जाता है, क्योंकि ओवर राइडिंग एओर्टा भी प्रेजेंट है, साथ में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी प्रेजेंट है। इसलिए मेन जो कंडीशन जो
देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलेगा, सीवियर साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी अगर किसी को टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट की कंडीशन हो चुकी है किसी बेबी के अंदर तो। ओके, अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स की कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कोजेज हैं जो कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट को लीड करते हैं एक चाइल्ड के अंदर। देन द एग्जैक्ट कोज इज अननोन, कोई एग्जैक्ट कोज अभी पता नहीं है कि ये फिक्स है भाई इसी की वजह से ये टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट की कंडीशन क्रिएट होती है एक बेबी के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कोज है वो आइडियोपैथिक है ये कंडीशन। रिस्क फैक्टर देखते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर इसको लीड कर सकते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर, अगर किसी जीन के अंदर म्यूटेशन वगैरह प्रेजेंट हो गए तो एट द डेवलपमेंट स्टेज वो नॉर्मल रूप से 8th वीक पे हार्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, तो उस वीक पे अगर जेनेटिक अल्ट्रेशन या जीन के अंदर कुछ अल्ट्रेशन आ चुके हैं हार्ट के मसल्स के जीन के अंदर तो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा और ये इस टाइप के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन होगा डाउन सिंड्रोम, यानी कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी अगर किसी के अंदर प्रेजेंट है तो वो भी लीड कर सकता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट को। नेक्स्ट और लास्ट वन जो रिस्क फैक्टर होगा, मदर हु यूज एल्कोहल गेट्स रूबेला इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर कोई मदर है जो प्रेग्नेंट वूमेन है वो शराब पी रही है, फुल नशे में है और अगर उसको रूबेला इन्फेक्शन भी हो चुका है तो वो बच्चे के अंदर क्या टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अगर कोई मदर एल्कोहलिज्म है एंड उसको रूबेला इन्फेक्शन हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे तो ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर हो जाते हैं। अब अपन नेक्स्ट सिनेरियो पे मूव करते हैं और बात करने वाले हैं साइन एंड सिम्टम्स की कि वो कौन कौन से सिम्टम्स या बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर किसी बेबी को टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट की कंडीशन डेवलप हो चुकी है तो। ओके, तो फर्स्ट वन जो मेन होता है वो क्या होगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा और साइनोसिस की वजह से क्या देखने को मिलेगा, ब्लूइश कलर ऑफ स्किन, लिप्स, नेल बेड्स, सॉरी यहाँ पे मिस टाइपिंग हुए, ड्यू टू ब्लड गोज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल बिकॉज ऑफ राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी एंड पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस। क्योंकि जो ओवर राइडिंग हो रहा है एक तो किसका, एओर्टा का, कहाँ पे, जो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है उधर, इसलिए डिऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वहाँ में, ब्लड नॉर्मल जो बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर रहे हैं जो आर्टियल सर्कुलेशन होता है उसमें, एंड पल्मोनरी वेसल्स के अंदर भी स्टेनोसिस हो चुका है इसलिए ब्लड जा नहीं रहा है लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, तो इसलिए सीवियर साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। और मेनली रूप से क्या देखने को मिलेगा, साइनो ब्लूइश कलर ऑफ स्किन, लिप्स और नेल बेड्स का कलर क्या होगा, ब्लूइश कलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन हार्ट मर्मर ड्यू टू द वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। अब हार्ट मर्मर जब फिजिशियन या डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर जब लिसन करता है उसकी स्टेथोस्कोप से अस्कल्टेशन करता है तो क्या होगा, उसे हार्ट मर्मर साउंड सुनाई देगी क्योंकि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो राइट से लेफ्ट साइड में ब्लड पुशअप हो रहा है तो इस वजह से क्या होगा, मर्मर साउंड क्रिएट होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सिम्टम की बात कर लेते हैं। फिंगर क्लबिंग ड्यू टू हाइपोक्सिया बिकॉज हाइपोक्सिया में एक्टिव लोकल वेसोडाइलेटर्स कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द डिस्टल पोर्शन ऑफ द डिजिट्स। अब क्या होगा, जैसे ही हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है तो अपनी बॉडी में क्या होगा, अचानक से वेसोडाइलेटर्स रिलीज होने लग जाते हैं ताकि वेसल्स डायलेट हो जाएं और ब्लड फ्लो बढ़ जाए, यानी कि ब्लड सप्लाई बढ़ जाए ऑर्गन्स तक। तो मेनली रूप से जो ब्लड सप्लाई कहाँ तक नहीं हो पाती, जो डिजिट्स होती हैं लेटर जैसे अंगुलियाँ वगैरह इन तक, क्योंकि ये पेरिफेरली होती हैं, दूर होती हैं हार्ट से बहुत ज़्यादा, तो हार्ट से पहले ही पंप नहीं कर पा रहे अच्छे तरीके से, वहाँ पे हाइपोक्सिया की कंडीशन भी हो चुकी है तो वेसोडाइलेटर्स रिलीज हो जाएंगे और ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं और उस वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है, उसे क्या बोलते हैं, फिंगर क्लैबिंग या क्लैबिंग ऑफ फिंगर्स देखने को मिलते हैं ड्यू टू हाइपोक्सिया की कंडीशन से। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट है वो नॉर्मल एंगल होता है नेल बेड्स का, और अगर किसी के अंदर फिंगर क्लैबिंग हुआ है तो इस टाइप का जो देखने को मिलेगा, यानी कि उभरा हुआ और स्पून लाइक तो नहीं बट थोड़ा उभरा हुआ प्रोट्रूज डिजिट देखने को मिलती हैं जैसा आप डायग्राम में शो कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन जो सिम्टम रहेगा पाल्पिटेशन और रैपिड हार्ट बीट, क्योंकि जैसे ही डीऑक्सीजनेशन यानी कि साइनोसिस की कंडीशन होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है तो जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिस वजह से पाल्पिटेशन देखने को मिलता है, यानी कि हार्ट रेट बढ़ जाती है क्योंकि अब बॉडी को क्या है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए हार्ट क्या है ज़्यादा पंप करना स्टार्ट कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई कर पाए। बट गलती हार्ट की नहीं, क्योंकि पहले से ही वहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं ब्लड में, बट ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए हार्ट बीट रैपिडली होने लगती है, यानी कि पाल्पिटेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट वन है टैट स्पेल। अब टैट स्पेल क्या होता है? इट इज एक्यूट एपिसोड ऑफ हाइपोक्सिया ड्यू टू क्विकली ड्रॉप ब्लड ऑक्सीजन लेवल दैट कॉजेज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इंक्रीज साइनोसिस, टायर्डनेस एंड मे बी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या होगा अगर अचानक से ऑक्सीजन का लेवल सडनली क्विकली डिक्रीज हो, यानी कि एक्यूट एपिसोड हो जाए हाइपोक्सिया का, तो एक कंडीशन डेवलप होती है, उसे क्या बोलते हैं? टैट स्पेल बोलते हैं। और इस वजह से कौन कौन सी कंडीशन अपने को देखने को मिल सकती है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंक्रीज साइनोसिस, टायर्डनेस एंड मे बी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर किसी बेबी के अंदर इस टाइप की कंडीशन सिम्टम्स देखने को मिलती है कि अचानक से उसकी जो टेकीपनिया की कंडीशन हो चुकी है, जो ब्रीथ है वो शॉर्ट हो चुकी है, और साइनोसिस की कंडीशन और ज़्यादा सीवियर हो रही है, टायर्डनेस हो रहा है, और मे बी अगर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो चुका है, तो वो किसको इंडिकेट कर देगा? उसको टैट स्पेल की कंडीशन डेवलप हुई, यानी कि सडन एक्यूट हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हुई है, दैट इंडिकेट द क्विकली ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ऑक्सीजन लेवल। ओके, नर्सिंग अलर्ट रिगार्डिंग टैट स्पेल। अब लेट सपोज कि किसी को हो चुका है अगर टैट स्पेल की कंडीशन और इस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो एज ए नर्स अपने को कौन से एक्शन परफॉर्म करने हैं? ऐसा थोड़ी ना कि अपन देखते रहेंगे उसको हो गए, तो अपना क्या रोल होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, और किस टाइप की केयर देनी है अगर किसी को टैट स्पेल हुआ है, तो उसकी बात कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग स्क्वेटिंग एंड या फिर नीचे पोजिशन दैट हेल्प इन इंक्रीज द सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, देयर बाय इट रिड्यूसिंग पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, यानी कि इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द लंग्स एंड राइट टू लेफ्ट शंटिंग ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। उसको स्क्वेटिंग या फिर नीचे पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। आपको दिखाते हैं स्क्वेटिंग पोजीशन ऐसे होती है एंड नीचे पोजीशन ऐसे होती है, जो नीज को चेस्ट की तरफ मूव करवाते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे टैट स्पेल को ट्रीट करती है? जैसे ये पोजीशन देते हैं तो ये क्या करती है? सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ा देती है, जिससे क्या होगा? ब्लड फ्लो आगे होगा नहीं, और जिससे आगे ब्लड फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा? पल्मोनरी जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। साथ में जो राइट साइड से लेफ्ट साइड में ब्लड शंटिंग हो रहा है, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा रहा है, वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाता है। राइट साइड से लेफ्ट साइड में ब्लड शंटिंग नहीं होगा, साथ में पल्मोनरी वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती है, जिससे ब्लड पल्मोनरी वेसल्स में जाएगा और ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा लंग्स के अंदर। तो इस तरीके से स्क्वेटिंग या फिर नीचे पोजीशन हेल्प करती है टैट स्पेल की कंडीशन को ट्रीट करने में। तो फर्स्ट एक्शन अपना यही रहेगा, हम उसको बेबी को अगर किसी के अंदर टैट स्पेल की कंडीशन हो जाती है तो उसको स्क्वेटिंग या फिर नीचे पोजीशन में प्लेस करते हैं। ओके, वेस्कुलर रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वेसल्स के द्वारा जो ब्लड पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसे वेस्कुलर रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर सिस्टमेटिक जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस हो जाता है तो क्या होगा? ब्लड वेसल्स नैरोविंग हो जाती है, बिल्कुल नैरो हो जाएंगे, तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं होगी आर्टरीज के अंदर मेनली रूप से। तो क्या होगा कि अब आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट साइड में जाएगा ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड से तो आगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड जाता है ना, बट आगे से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का रास्ता ही बंद है, तो आगे उधर जाएगा नहीं, तो ब्लड बैकअप हो जाएगा, यानी कि राइट वेंट्रिकल से सीधा पल्मोनरी वेसल्स में पुश होगा। ओके, और इस तरीके से ऑक्सीजनेशन होने लगता है ब्लड का, और ये ट्रीट करती है टैट स्पेल को, ये पोजिशंस। ओके, अब बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ टैट स्पेल। अब मेडिकल मैनेजमेंट कौन से परफॉर्म करते हैं? ये तो नर्सिंग अलर्ट होगा, अब ज़रूरी नहीं इससे ट्रीट हो जाएगा, बट ये कंडीशन को थोड़ा ट्रीट कर देती है, बट जो कंफर्म ट्रीटमेंट होता है वो मेडिकल ही करेंगे। तो मेडिसिन कौन कौन सी रखते हैं? तो मॉर्फिन देते हैं, और मॉर्फिन किस तरीके से हेल्प करता है? इट हेल्प टू रिड्यूस द वेंटिलेटरी ड्राइव। ये क्या करता है? वेंटिलेटरी ड्राइव को रिड्यूस कर देता है। अब जैसे वेंटिलेटरी ड्राइव रिड्यूस होगा तो क्या होगा? बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो क्या होगी कंजप्शन है वो कम हो जाता है, ब्लड बॉडी को पता नहीं चलेगा कि उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए ये कंडीशन थोड़ी थोड़ी ट्रीट होने लग जाती है। जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह है वो ट्रीट होने लगते हैं। ये क्या करते हैं? वेंटिलेटरी जो ड्राइव होती है उसको रिड्यूस कर देती है मॉर्फिन। कैसी? ये सीनेस को डिप्रेस कर देती है। ओके, सेकेंड होगा वेसोप्रेसर्स। अब वेसोप्रेसर्स का काम क्या होता है? दे आर हेल्प इन द इंक्रीज सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। अब जिस तरीके से वो स्क्वेटिंग और नीचे पोजीशन सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को प्रमोट करी थी, इसी तरीके से वेसोप्रेसर्स आते हैं, वो भी क्या करते हैं? सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करते हैं, जिससे क्या होगा? एक तो राइट से जो लेफ्ट साइड में ब्लड की शंटिंग हो रही थी वो नहीं होगी, राइट से सीधा पल्मोनरी वेसल्स में जाने लगता है। ओके, और इस तरीके से सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ने से ये कंडीशन ट्रीट होती है। और वेसोप्रेशन के अंदर एग्जाम आता है फिनाइलेफ्रिन।
तो फिनाइनेफ्रिन नाम की ड्रग्स आती है जो वेसो प्रेशर होती है, वो क्या करती है, इंक्रीज सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ओके, तो ये हो गए मेडिकल मैनेजमेंट। अब बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि किसी बेबी के अंदर टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट की कंडीशन डेवलप हुई है तो किस तरीके से आप उन डायग्नोज करेंगे कि उसको यही कंडीशन हुई है या फिर कोई अदर कंडीशन डेवलप हो चुकी है। तो जो फर्स्ट वन जो मेन इवैल्यूएशन होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। हम बॉडी के अंदर जो जो चेंजेस आ रहे हैं यानी कि साइन एंड सिम्टम्स को इवालुएट करके कंडीशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन डायग्नोसिस की बात करते हैं, चेस्ट एक्सरे। और चेस्ट एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा, किसी को अगर टेट्रालॉजी फेलर हुआ तो इट्स शो बूट शेप हार्ट ड्यू टू ब्लड पुश फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेट सपोज कि अब राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता ही जा रहा है, तो लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल्स होता है वो बाहर की ओर क्या हो जाएगा, बढ़ने लगता है, उसका साइज बढ़ने लगता है। और हार्ट कौन सी शेप में आ जाता है, बूट शेप, यानी कि जो अपने जूते होते हैं उसकी तरह दिखने लगता है। आपको डायग्राम दिखाएंगे ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। तो जैसे ही राइट साइड से लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल में ब्लड पुशअप होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट है। और राइट साइड से लेफ्ट साइड में क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और प्रेजेंट है, राइट वेंट्रिकल से हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, इस वजह से वो राइट से लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है ब्लड। ओके, तो इसलिए वो मूव कर रहा है क्योंकि हाइपरट्रॉफी प्रेजेंट है, वहाँ पे स्पेस ही नहीं है आगे जाने के लिए। साथ में पल्मोनरी जो स्टेनोसिस हो चुका है, तो पल्मोनरी वेसल्स में भी नहीं जा रहा, तो कहाँ जाएगा, तो अब वहीं जाएगा दूसरी साइड लेफ्ट साइड में। तो इस तरीके से अगर वहाँ पे लेफ्ट साइड में पुशअप होने की वजह से क्या है, बूट शेप यानी कि अपने जूते के आकार का हार्ट शेप देखने को मिलता है जब अपन चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करते हैं। अगर इस तरीके की शेप देखने को मिलती है हार्ट के अंदर, दैट इंडिकेट द टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, यानी कि TOF, टॉफ को इंडिकेट करता है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, इकोकार्डियोग्राम। और इकोकार्डियोग्राम क्या होता है, कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है, क्योंकि ये एक इमेजिंग टेस्ट होता है, इसके अंदर हम इमेज देखते हैं किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पे इकोकार्डियोग्राम यानी कि इको करते हैं, और कार्डियोग्रामर है यानी कि हार्ट का इमेजिंग करते हैं। इट्स सो स्ट्रक्चरल चेंजेस कोज बाई TOF। अब जैसे स्ट्रक्चर हम देखेंगे इकोकार्डियोग्राम से हार्ट की स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर चेंजेस देखने को मिलती है, यानी कि वहाँ पे अपने को ओवर राइडिंग एओर्टा देखने को मिलेगा, हाइपरट्रोफी ऑफ राइट वेंट्रिकल्स, स्टेनोसिस ऑफ द पल्मोनरी वेसल्स और VSD देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से इकोकार्डियोग्राम होता है वो कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है, किसका, TOF का। नेक्स्ट वन जो टेस्ट रहेगा या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और यानी कि ECG। इसका नाम होता है रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट की होती है उनको रिकॉर्ड करता है। अब वहाँ से देखते हैं अपन P वेव, QRS जो कॉम्प्लेक्स है, या T वेव, वो कौन कौन सी वेव्स हैं, उनके अंदर क्या क्या अल्ट्रेशन आ रहे हैं, उस हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हार्ट के अंदर इट्स ऑल्सो एबनॉर्मल रिदम है हार्ट मसल्स स्ट्रेस, और कि कितना हार्ट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेस क्रिएट हो चुका है, उस PQRST जो वेव्स होती हैं उनको इवालुएट करके ECG के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से इकोकार्डियोग्राम परफॉर्म करते हैं TOF को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वो कौन सा रहेगा, कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। और कार्डियक कैथेटराइजेशन किस तरीके से हेल्प करता है TOF को डिटेक्ट करने में, इट हेल्प इन मेजर द ब्लड प्रेशर इन द हार्ट चैम्बर, पल्मोनरी आर्टरी एंड द अओर्टा। ये क्या करता है, हार्ट के जो चैम्बर, पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा के अंदर ब्लड के प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करता है, जिससे पता चलता है कि कितना ब्लड कंजेशन हो रहा है हार्ट में, आगे पंप नहीं हो पा रहा है, और कितना हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ चुका है। ओके, और इस तरीके से क्या करते हैं, कैथेटर इंसर्ट कर देते हैं फीमोरल वेन से मेनली रूप से हार्ट में, और उसके बाद वहाँ पे क्या है, ट्रांसड्यूसर वगैरह जो भी, सॉरी ट्रांसड्यूसर नहीं, मेजर मीटर लगा होता है, वो क्या करता है, मेजर कर लेते हैं किसको, जो ब्लड प्रेशर को, कि हार्ट और पल्मोनरी वेसल्स वगैरह और आउटर के अंदर कितना ब्लड प्रेशर प्रेजेंट है। नेक्स्ट और लास्ट वन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें, पल्स ऑक्सीमेट्री। और पल्स ऑक्सीमेट्री किस तरीके से हेल्प करते हैं, इन दिस यूज पल्स ऑक्सीमीटर दैट ऑल्सो हेल्प इन टू डिटेक्ट द ब्लड ऑक्सीजन लेवल। और पल्स ऑक्सीमीटर यूज लेते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री जो डायग्नोस्टिक होता है, और ये क्या करता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को चेक करता है, क्योंकि इसमें साइनोसिस की कंडीशन डेवलप हो चुकी है, तो अपन असेस करते हैं कि कितना ऑक्सीजन का लेवल है, और अपने को और ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह डिलीवरी करने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से ये पल्स ऑक्सीमीटर आता है, जिससे हम डिटेक्ट करते हैं ब्लड ऑक्सीजन लेवल। ओके, साथ में पल्स रेट भी डिटेक्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ की, और मेन चीज़ रहता है हर चीज़ का ट्रीटमेंट की, किसी डिजीज हो भी चुकी है तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे।
तो मैनेजमेंट ऑफ TOF, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट की बात करें, ऑल चिल्ड्रन विद TOF नीड टू हैव सर्जरी टू फिक्स इट। तो मेन जो ट्रीटमेंट होता है जो भी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ चुके हैं, तो मेडिकल मैनेजमेंट तो टेम्परेरी होता है। जो मेन और कन्फर्मेटिव यानी कि परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होता है, सर्जरी होती है। तो इसमें सर्जरी करते हैं और जो भी 4 इसके अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट प्रेजेंट है उनको ट्रीट करते हैं, यानी कि रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी परफॉर्म करते हैं, उनको नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर वापस लेके आते हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अल्ट्रेशन प्रेजेंट है स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है। द सर्जरी शुड बी डन बिफोर 1 ईयर ऑफ एज, अराउंड एट द 6 मंथ ऑफ एज। सर्जरी कब परफॉर्म कर देनी चाहिए, 1 ईयर ऑफ एज से पहले परफॉर्म कर देनी चाहिए, और मेनली रूप से 6 मंथ के ऊपर करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट है अभी आज ही कर दो, यूँ कर सकते हैं आज भी, बट मेनली रूप से 6 मंथ के आसपास करते हैं, तब तक उसको मेडिकल मैनेजमेंट वगैरह देते हैं, और कुछ धीरे धीरे एक एक कंडीशन को ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में 4 कंडीशन ट्रीट कर दी जाती है, ऐसा नहीं होता कभी भी। फर्स्टली डन टेम्परेरी ट्रीटमेंट अंटिल सर्जरी वुड बी डन। तो टेम्परेरी ट्रीटमेंट परफॉर्म कर देते हैं जब तक कि 6 महीने तक नहीं हो जाता, क्योंकि बेबी अभी एबल नहीं होता है कि उसको अच्छी तरीके से टॉलरेट कर पाए सर्जरी वगैरह को, और कंप्लीट रूप से जो रिकन्स्ट्रक्शन हीलिंग वगैरह परफॉर्म हो पाए। इसलिए वहाँ जब तक सर्जरी नहीं करते तब तक टेम्परेरी ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं। अब टेम्परेरी ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। टेम्परेरी मैनेजमेंट ऑफ TOF, मेक संट बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड द ओटा। तो जो फर्स्ट टेम्परेरी मैनेजमेंट करते हैं वो क्या हो गए, संट प्लेसमेंट करते हैं पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा। संट का मतलब होता है किसी 2 पाइप या 2 चीज़ों को एक साथ जोड़ना, ताकि उस एक पाइप का मटेरियल पूरा दूसरे में आ सके। लेट्स सपोज कि A पाइप B पाइप दोनों से पानी जा रहा है, तो हमें सारा पानी A पाइप में लाना है या फिर B में ले जाना, तो बीच में एक तीसरा पाइप जोड़ देंगे उन दोनों के बीच में, तो एक हो जाता है संट बोलते हैं इसको, जो 2 चीज़ों को कनेक्ट करते हैं वो। ठीक है, इसलिए संट एक संटिंग करते हैं, संट प्लेस करते हैं बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा में। और ये किस तरीके से हेल्प करता है TOF को ट्रीट करने में या उसकी कंडीशन को और ज़्यादा मतलब कि बेटर बनाने में। द सर्जन क्रिएट्स ए सेकेंडरी रूट फॉर ब्लड टू ट्रेवल टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजन बाई प्लेसिंग ए स्मॉल ट्यूब, यानी कि संट बिटवीन द लार्ज आर्टरी ब्रांचिंग ऑफ द अयोटा एंड द पल्मोनरी आर्टरी। इसमें क्या करते हैं, सेकेंडरी रूट क्रिएट करते हैं ब्लड ट्रेवल टू द लंग्स, क्योंकि अब यहाँ पे TOF के अंदर क्या प्रेजेंट है, पल्मोनरी स्टेनोसिस प्रेजेंट है, इसलिए ब्लड है वो लंग्स के अंदर जा नहीं रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सर्जन एक अलग ही रास्ता क्रिएट करते हैं ताकि लंग्स के अंदर ब्लड चला जाए और वो ऑक्सीजनेशन होके लेफ्ट वेंट्रिकल में और पूरी बॉडी में सप्लाई हो। तो क्या करते हैं, एक स्मॉल ट्यूब या संट प्लेस कर देते हैं लार्ज आर्टरी ब्रांचिंग, यानी कि जो अयोटा की ब्रांचिंग से या सीधा अयोटा से और पल्मोनरी आर्टरी में। अब जैसे ही कनेक्ट होगा, क्योंकि पूरा ब्लड राइट से लेफ्ट में जा रहा है, उसके बाद अयोटा में जा रहा है, तो जैसे ही अयोटा में ब्लड जाएगा, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिक्स हो रहा है ऑक्सीजनेशन के साथ, ऑक्सीजनेशन हो ही नहीं रहा है एक्चुअली में, तो पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ही ब्लड है लगभग, तो वो पूरा अयोटा में जैसे जाता है। अब अपन ने अयोटा से पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक पाइप जोड़ दिया था। अब क्योंकि अयोटा में बहुत ज़्यादा ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी में जा नहीं रहा है, तो अयोटा से ब्लड सीधा पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी जैसे ही राइट वेंट्रिकल से निकलती है वहीं पे अटैच कर देते हैं। तो अब जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो वो लंग्स में जाती है, तो लंग्स में हो जाएगा क्या, फिल्टर, और उसके बाद सीधा पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, और सीधा फिर अयोटा में, फिर बॉडी को सप्लाई। तो इस तरीके से एक अलग ही रूट क्रिएट कर देते हैं, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। जैसे ही ब्लड पंप होगा, क्योंकि यहाँ पे VSD वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट है, तो राइट से लेफ्ट साइड में पंप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये अयोटा में जाता है। अब जैसे ही अयोटा में जाएगा तो अपने पाइप जोड़ दिया लेफ्ट किसके बीच में, पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा की कोई भी ब्रांच के बीच में, या सीधा अयोटा से ही। तो अयोटा में जैसे ब्लड जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड है, प्रेशर ज़्यादा है, तो पल्मोनरी आर्टरी में वैसे ब्लड नहीं जा रहा, तो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाती है, तो लंग्स में चला जाएगा, एंड उसके बाद वहाँ से ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद पल्मोनरी अयोटा से सीधा बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से धीरे 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 फिल्टर होता रहता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड होता रहता है ब्लड, और ये एक टेम्परेरी मैनेजमेंट होता है TOF का। ओके, नेक्स्ट टेम्परेरी मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, स्टेंट प्लेसमेंट इन पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर स्टेंट प्लेसमेंट करते हैं। स्टेंट एक टाइप की छलनी टाइप में क्या होती है, कि ट्यूब की तरह आती है, छलनी टाइप में ट्यूब के आकार में आती है, ट्यूब की स्ट्रक्चर लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आती है,
उसको पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या करते प्लेस कर देते, जिससे पल्मोनरी आर्टरी क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेनोसिस प्रेजेंट है। और जैसे ओपन हो जाएगी तो ब्लड जाने लगता है ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के अंदर, और कंडीशन क्या होने लगती है, ट्रीट होने लगती है। स्टेंट प्लेसमेंट डन टू वाइड द पल्मोनरी आर्टरी दैट हेल्प टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द लंग्स। तो ये क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी को वाइड कर देती है और ब्लड फ्लो बढ़ा देती है लंग्स तक, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो सके ब्लड का। तो इस टाइप से जैसे आप देख रहे हैं, ये कैथेटर होता है, इसके ऊपर अटैच होती है क्या, ये स्टेंट अटैच होता है। स्टेंट भी क्या फ्लेक्सिबल होता है, बना तो वो मेटल का होता है बट फ्लेक्सिबल मेटल से बना होता है। जैसे ये ट्यूब होती है, इसके अंदर बैलून होता है, बैलून के जस्ट ऊपर इसको फिट करते हैं। अब जैसे ही ट्यूब इंसर्ट करते हैं एंड देन उसके बाद बैलून को फुलाते हैं, तो ये स्टेंट भी वापस से वाइड हो जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल मेटल का बना हुआ है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाता है, ये वहाँ पे अटक जाता है, ट्रैप हो जाता है जहाँ पे फिक्स करना होता है पल्मोनरी वेसल्स के अंदर। जैसे आप डायग्राम में शो कर पा रहे हैं, इस तरह से पल्मोनरी जो आर्टरी के अंदर क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं इसको। ओके, जिससे क्या होगा, ये नैरोइंग स्टेनोसिस की कंडीशन ट्रीट हो जाएगी। टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं, जैसे स्टेंट निकाल देंगे वापस से कंडीशन वही हो जाती। तो ये इसलिए टेम्परेरी मैनेजमेंट में इसको रखते हैं। तो अब जैसे स्टेंट प्लेस कर दिए, यानी कि वाइडनिंग हो चुकी है पल्मोनरी आर्टरी की, और ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा लंग्स तक, और ब्लड क्या होने लगता है, ऑक्सीजनेटेड होने लगता है, और कंडीशन क्या हो जाती है, बेटर होने लगती है, सुधरने लगती है। अब बात कर लेते हैं कि किस टाइप से स्टेंट प्लेसमेंट करते हैं और किस टाइप से वर्क करते हैं। तो इस तरीके से कैथेटर पे सेट करके ये करते हैं। उसके बाद जैसे बैलून फुलाते हैं तो ये स्टेंट भी क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है और प्लेस हो जाता है यहाँ पे जहाँ पे स्टेनोसिस की कंडीशन हुई है। एंड अब यहाँ से ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा लंग्स तक, और ब्लड का ऑक्सीजनेशन होने लगता है, और कंडीशन क्या होने लगती है, सोल आउट होने लगती है। ओके, अब बात कर लेते हैं परमानेंट मैनेजमेंट की, कि परमानेंट मैनेजमेंट में क्या परफॉर्म करते हैं। तो आपको पता है सर्जरी परफॉर्म करनी है, एक एक कंडीशन को ट्रीट करना है। फॉर परमानेंट मैनेजमेंट टीओएफ डन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वापस एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में लाना। तो जो भी एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो चुकी है उनको नॉर्मल कंडीशन में लेके आते हैं और कंडीशन को ट्रीट कर देते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन रहेगा टू ट्रीट द वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट यूज पेज टू क्लोज द ओपनिंग। अगर वीएसडी को ट्रीट करना है तो क्या करते हैं, पेचिंग करते हैं, वहाँ पे पेज प्लेसमेंट करते हैं, जो भी होल या ओपनिंग क्रिएट हो चुका है उसके ऊपर पेज लगा देते हैं, जिससे ओपनिंग क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और जो वीएसडी है वो ट्रीट हो जाता है। तो जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये वेंट्रिकल्स के बीच में डिफेक्ट था, यानी कि यहाँ पे होल क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ पे पेज प्लेसमेंट कर देते हैं। जैसे पेज प्लेसमेंट कर देंगे तो होल बंद हो जाता है और कंडीशन क्या होने लगती है, ट्रीट हो जाएगी। तो ये फर्स्ट वन कंडीशन इस तरीके से ट्रीट कर देते हैं, और आपको अब दिखाते हैं कि इस टाइप से पेचिंग करते हैं वीएसडी की। तो इस टाइप से कैथेटर इंसर्ट कर देते हैं और पेच इसके आगे की ओर अटैच रखते हैं। देन उसके बाद पेच को इस तरीके से प्लेसमेंट कर देते हैं, पहले दूसरी साइड से, एक साइड से प्लेस कर देते हैं, एंड फिर दूसरी साइड से जो पेज होता है उसको पूरी तरीके से वहाँ पे प्लेसमेंट कर देते हैं, वहाँ पे फिट कर देते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं वीडियो में। एंड इस तरीके से दोनों साइड से कवर कर लेगा जो भी होल या ओपनिंग क्रिएट हुई थी वेंट्रिकल सेप्टल के अंदर, और ये ट्रीट हो जाएगा आपका वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। और इस तरीके से अब राइट टू लेफ्ट शंटिंग नहीं होगी, तो एक कंडीशन इस तरीके से ट्रीट कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं, तो वो कैसे ट्रीट होगी। टू ट्रीट द राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी रिमूव एक्सेसिव मसल्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स। तो अगर अपने को राइट वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रोफी हो चुकी है उसको ट्रीट करना है, तो क्या, क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव मसल्स का साइज बढ़ चुका है, तो क्या करेंगे, सर्जरी के थ्रू, ओपन हार्ट सर्जरी के थ्रू क्या कर देते हैं, वहाँ की मसल्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और जो चैम्बर्स है, जो वेंट्रिकल्स का चैम्बर्स है, उसको नॉर्मल पोजीशन में लेके आते हैं, नॉर्मल कंडीशन में लेके आते हैं, ताकि वहाँ पे ब्लड आसानी से आ सके, फिलअप हो सके। क्योंकि हाइपरट्रोफी की वजह से वहाँ की जो चैम्बर का साइज़ है वो छोटा हो जाता है, यानी कि उसके अंदर का जो लूमेन है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। इस तरीके से वहाँ पे ब्लड फिलअप नहीं हो पाते, तो एक्स्ट्रा जो एक्सेसिव मसल्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं, और इस तरीके से ट्रीट हो जाती है आपकी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। नेक्स्ट कंडीशन को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, डन ट्रांस एन्युलर पेचिंग टू वाइड द पल्मोनरी आर्टरी टू ट्रीट पल्मोनरी स्टेनोसिस। इसमें क्या करते हैं, अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस हो चुका है किसी को, तो क्या करेंगे, ट्रांस एन्युलर पेचिंग करते हैं टू वाइड द पल्मोनरी आर्टरी। लेट सपोज कि एक टी शर्ट है और वो आपके टाइट हो चुकी है, आप जैसे पहनते तो टाइट हो चुकी है, अब उसको लूज करने तो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ते हैं। तो इसी तरीके से अब जो पल्मोनरी वेसल्स हैं, ये मेनली रूप से जो पल्मोनरी आर्टरी है वो नैरो हो चुकी है,
अब उसको वाइड करना है, मतलब उसको एक्स्ट्रा मसल्स वगैरह जोड़नी पड़ेंगी ताकि वो लूज हो जाए और ब्लड आसानी से फ्लो हो सके लंग्स तक। तो वहाँ पे ट्रांसएनुलर पेचिंग करते हैं, एक एक्स्ट्रा पेच जोड़ते हैं, जैसे अपन किसी भी टी शर्ट वगैरह को लूज करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ते हैं ताकि वो लूज हो जाए टाइट से। ओके, अगर लूज से टाइट करना होता है तो एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देते हैं तो वो टाइट हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर स्टेनोसिस को ट्रीट करना है तो ट्रांस एनुलर पेचिंग करते हैं, वहाँ पे पेच लगाते हैं ताकि वो पल्मोनरी जो आर्टरी है वो वाइड हो जाए और अच्छी तरीके से ब्लड सप्लाई हो जाती है लंग्स तक। ओके, तो इस तरीके से पेचिंग कर देते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ देते हैं, जैसे टी शर्ट को लूज करने के लिए जोड़ते हैं। ओके, आई थिंक आप समझ गए होगे मेरे कहने का मतलब क्या है। तो इस तरीके से ये नैरोइंग या स्टेनोसिस की कंडीशन ट्रीट हो जाती है। ओके, सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।